हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज मूल कॉन्सेप्ट और विद दिस इम्पॉर्टेंट वर्ड या कोट बाय आइंस्टीन, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। पर्पस इस स्टेटमेंट का यही है कि मूल कॉन्सेप्ट हमें टफ क्यों लगता है, बिकॉज हम सोचते हैं कि हमने टीचर से कुछ सुना और हमें वो समझ आ जाए। तो देखिए, जैसे कुछ वर्ड्स हैं लाइक डेटा, इंफॉर्मेशन, देन नॉलेज, देन विजडम। इनमें डिफरेंस किसका है? जस्ट प्रैक्टिस एंड ऑर्गेनाइज्ड वे का। A more organized data is information, a more organized information is knowledge, and a more organized knowledge is wisdom. तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट समझने का बेस्ट वे है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ कि हाउ टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे है कि जैसे आप एफर्टलेसली चीज़ों को लिखते चले जाएं। लेट से आपने कोई चीज़ें लर्न की, अब आप पेपर पे बिल्कुल फटाफट ऐसे एफर्टलेसली लिखते चले जाएं और जो चीज़ ब्रेन में रिपीट हो रही है दैट इज़ वेरी गुड। जैसे मैटर, एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड मास। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू क्लासीफाई। हम मैटर को डिवाइड करने वाले हैं। तो अब आपको तुरंत पता होना चाहिए कि मैटर को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड इट ऑन टू बेसिस। आप इसको दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, पहला क्या है? फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे या फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल स्टेट्स मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो इनमें चेंजेस हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर है। फिजिकल स्टेट्स के बेसिस में हमें पता है कि वी आर गोइंग टू क्लासीफाइड सॉलिड, लिक्विड, गैस मेनली, प्लस दो अदर पार्ट्स हैं, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। नाउ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। अब अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आपको वेरी फास्टली लिखना चाहिए कि केमिकली आप किसी चीज़ को कैसे डिवाइड करोगे। तो केमिकली आप डिवाइड करते हैं दो, प्योर एंड इम्प्योर। फिर आपको वेरी एफर्टलेसली पता होना चाहिए कि प्योर पार्ट भी कैसे डिवाइड हो रहा है। तो यू कैन से यस, प्योर भी दो पार्ट में होंगे। फर्स्ट, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या एटम से भी काम चल जाएगा, बिकॉज अगर ऑक्सीजन या ओजोन को एलिमेंट बोलते हैं तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि इट हैज़ ओ सेम टाइप ऑफ एटम्स। देन कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन विच एटम्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, जिसमें एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। फिर देन आपको एफर्टलेसली ये भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट को फटाफट कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, और then it is classified into non-metals and metalloids। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को शॉर्ट में बोलें तो हाइड्रोकार्बन्स, और एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन सब क्या है? इनऑर्गेनिक। तो इस तरीके का एक चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। जितना फास्ट आप इस चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं मीन्स उतना ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे आप। और जब आप लिखें या किसी चीज़ को लिख के देखें या प्रैक्टिस करें तो ट्राई टू डू दिस इन फ्लो चार्ट वे, या फिर ऑब्जेक्टिव मेन वर्ड्स लिख के देखें, बिकॉज पूरा एक ऐसे लिखने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें कवर की। फर्स्ट, हाउ टू रिवाइज। सेकेंड, हाउ टू रिवाइज वाइल या हाउ टू राइट वाइल रिवाइजिंग। आगे चलते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की स्टार्टिंग है टॉपिक। साइंटिफिक नोटेशन, पहली बात तो इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि केमिस्ट्री क्या है? ये स्टडी है वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के, मासेस की, या ये स्टडी है वेरी स्मॉल थिंग्स को कंपेयर करने की। तो ड्यूरिंग दिस स्टडी वी हैव वेरी स्मॉल नंबर्स। इन स्टडीज़ में हमारे पास नंबर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। देखो, बहुत छोटे नंबर जैसे लेट से 0.00000000016 ग्राम, ऐसे कुछ आपको मास दिया है। लेट से आपको लिखा हुआ है कि 215000000 ग्राम। तो अब क्या है कि बड़ा, आप देखो, आपको सुन के ही हंसी आ रही होगी कि ये लिखना कितना ज़्यादा ऑकवर्ड एज वेल एज फनी है। तो इसलिए एक तरीका लिखा गया, रियलाइज़ किया गया इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, कि आपको उस नंबर को लिखना है एक डेसिमल के बाद। मतलब एक नंबर का डेसिमल लगाओ और बाकी चीज़ों को पावर में लिख दो। जैसे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 नंबर है। अगर इसे जस्ट 1 के बाद लाएं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम है। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सेम वे अब इसको लिखने का सोचो, यहाँ भी हमें क्या करना है, डेसिमल को उठा के 2 के बाद लाना है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, जितने नंबर के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, और राइट पावर क्या हो जाएगी प्लस, और अगर राइट हैंड साइड में ले जाना है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो ये लिखेंगे 2.15 इंटू 10⁻⁻, कितने उस तरफ ले गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 ग्राम। तो दिस इज द वे टू राइट साइंटिफिकली। ये साइंटिफिकली लिखने का तरीका है, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर आपने नंबर्स पे फोकस किया ही है 100%, तो एवोगैड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमेशा क्या करते हैं, एक डेसिमल प्लेस के बाद लिखते हैं। तो यू कैन से जनरली वी कैन राइट एनी नंबर, जनरली हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। हाउ वी कैन राइट इट, तो वी कैन राइट इट जैसे इधर इन एज फॉर्म 1 पॉइंट समथिंग, या दूसरा यू कैन से 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻x और 10⁻y, ये ऐसा कोई भी नंबर है। ठीक है, तो अब हम ये बोलेंगे कि कोई भी नंबर, ये साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर फिर हम किसकी बात कर रहे हैं आफ्टर दैट, तो हम बोलेंगे कि यस, अब थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन को आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में भी देखिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में साइंटिफिक नोटेशन को कैसे लिखना है, तो वो देखो। अब मैं कहूँगा कि कोई भी रैंडम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, तो जैसे मैं एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि अगर आप 5.6 इंटू 10⁻5 को मल्टीप्लाई करते हो 6.9 इंटू 10⁻8 से, तो आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे ही अब आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो हमने यहाँ कैलकुलेटर से कर लिया और हमारा नंबर आया 38.64 इंटू 10⁻13। बट साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, डेसिमल पहले नंबर के बाद ही होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 3.864 इंटू 10⁻13। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सेम वे, ये तो हमने किस में किया है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं किस में, डिवीजन में। तो डिवीजन के लिए भी मैं बोलूँगा एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो रैंडम, बट मैं अपना कैलकुलेशन टाइम सेव करने के लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में लेट से वो बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल 2.7 इंटू 10⁻³ 5.5 इंटू 10⁻⁻4। तो अब हम क्या करेंगे, 2.7 को 5.5 से डिवाइड करेंगे। मैं तो बहुत तेज़ी से कर दूंगा डिवाइड। तो मैंने इसे डिवाइड किया, आंसर आया 0.4909, क्योंकि मुझे तो 1 से 500 तक के पहाड़े याद हैं, आपको याद नहीं होंगे, इसलिए आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। देन मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऊपर है और ये आ गया +4। ये क्या हुआ, 0.4909 मल्टीप्लाई 10⁻1। इसे आप और कैसे लिख सकते हो, अब आपको डेसिमल आगे ले जाना है। तो जब डेसिमल आगे ले जाना है तो मतलब राइट हैंड साइड में ले जाना है तो पावर क्या होगी नेगेटिव, और जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है तो पावर क्या होगी पॉजिटिव। तो अब आप इसे क्या लिखोगे, 4.909 इंटू 10⁻1 मतलब ये वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। तो यू कैन से आपका आंसर क्या आया, 4.909। क्या आया, 4.909। तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया एंड 10 से डिवाइड किया, तो यू विल गेट दिस नंबर। ओके, अब और क्या होता है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो लेट से अलग डिजिट्स हैं। अलग कैसे, मान लेते हैं कि हमने लिखा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 देन माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻3। ध्यान से देखो,
यहाँ पर पावर है 10⁻⁻², इधर है -3। अभी माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अब आप या तो दोनों की पावर -2 या -3 या फिर कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम 10⁻⁻³ को कॉमन ले लेते हैं। तो 2.5 इंटू 10 माइनस 4.8, क्यों? क्योंकि हमने 10⁻³ कॉमन ले लिया। तो जब आप 10⁻³ कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 10। तो आप चेक भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके भी कि इसको 10⁻⁻1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? देखो 25 माइनस 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो 25 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? ये हो गया 10 में से 8 2 और 4 में से 4 0। 20.2 इंटू 10⁻⁻3। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? बिल्कुल नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ईदर बाय 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर कैसे लिखेंगे आप? 2.02। ध्यान दो, आप डिजिट को कहाँ ले गए हो? लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए हो तो इधर पावर क्या हो जाएगी? प्लस। तो यू कैन से, हाँ, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न आता है कि सर हमें इसमें दिक्कत है, तो मैं आपको ये बोलूँगा आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे 2-3 बार ऐसे करोगे, उसके बाद गलती नहीं होगी। मतलब जैसे 20.2 है, आपको यहाँ डेसिमल लाना है, तो आप इसे 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। सेम वे मल्टीप्लाई करो ताकि नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो देखा जाए तो आपने क्या किया? अगर डेसिमल इधर ले जाना है तो डिवाइड किया है, तो उस केस में ऊपर हमेशा एक पॉजिटिव पावर में इंक्रीज हुआ। बोलो समझ आया? क्या किया हमने? इसको अगर मेरे को 2 पॉइंट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिकली कोई फर्क ना पड़े तो 10 से मल्टीप्लाई। तो ये अल्टीमेटली हुआ क्या? 2.02, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। तो ऐसे ही ये 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, तो ये आया क्या? 2.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो दैट इज़ योर नंबर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आप कैसे करेंगे? पहले दोनों की पावर सेम करेंगे, उसके बाद आप उसे 1 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ तक तो मैंने आपको सिखाया कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। अब इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, या आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, तो बट हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइंस का डिस्कशन कर रहे हैं और मैं इसे थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं अंतर ध्यान होके आपको आकाशवाणी केंद्र से जोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है, तो हम बोल रहे हैं एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज़ सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। हर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता ही है। क्यों होता है वो एरर? इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको ध्यान देनी है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल ऑफ पर्सन। तो वाई देयर आर एरर्स? तो यहाँ पे क्यों एरर्स आ रहे हैं? तो एरर्स आने का रीज़न क्या है? क्योंकि या तो वो इंसान, मतलब एरर दो वजह से आते हैं, या तो वो इंसान उस चीज़ को जो उसकी स्किल है वो लिमिटेड है, या जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन है। इन दोनों लिमिटेशन की वजह से आप जब किसी चीज़ का मास मेज़र करते हो तो उसमें एरर आता है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है कि लेट से मेरे को एक बॉल का मास करना है, तो मैंने 2 प्लेटफॉर्म यूज़ किए। एक प्लेटफॉर्म पे उसका मास आया 9.4 ग्राम, और दूसरे प्लेटफॉर्म मीन्स एनालिटिकल बैलेंस पे जो थोड़ा एक्यूरेटली वेट मेज़र करता है, उसमें उसका मास आया 9.4213 ग्राम। तो अब ये जो मास ऑब्टेन्ड हुआ है वो प्लेटफॉर्म एनालिटिकल बैलेंस और प्लेटफॉर्म बैलेंस, इनके बीच में थोड़ा सा फर्क है। एनालिटिकल बैलेंस का मास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि डिजिट 4 प्लेस्ड। तो इस मेजरमेंट में जो डेसिमल के बाद की 4 डिजिट है ये एरर बता रही है कि इतने इसमें क्या है, एरर है, या इतना इसमें कैलकुलेशन में इतनी अनसर्टेनिटी है। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि हमें ये पता चले कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वैसे तो एनसीईआरटी के रूल्स भी पढ़ेंगे, बट मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये इजीली हो जाएगा। तो पहले आप एनसीईआरटी के रूल समझिए,
उसके बाद आप ट्रिक पे फोकस करिए। तो एक बार मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात को समअप कर दूं कि एक्सपेरिमेंट्स में हम बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं। अब रीडिंग्स में एरर क्यों आते हैं, दो ही रीज़न होते हैं, या तो जो मेज़र कर रहा है उसकी स्किल, हो सकता है वो कुछ गलती कर दे मेज़र करने में, या इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल जैसे कि हमने दो बैलेंस यूज़ किए, एक नॉर्मल वेइंग मशीन यू कैन से जिसमें सब्जी वगैरह तौलते हैं वो, और दूसरा हमने यूज़ कर लिया यू कैन से बट यू कैन से कि एनालिटिकल वेरी प्रिसाइज। एक तरफ मास आ रहा है 9.4, एक तरफ आ रहा है 9.4213। तो इससे ये पता चल रहा है कि द डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल, मतलब 9 के बाद जो 4 डेसिमल प्लेसेस हैं उनमें है एरर। क्या है? एरर है। सो तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं चाहता हूँ, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी मेंस ओनली, जस्ट मेंस की बात कर रहा हूँ, नॉट हम अपने किसी एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप अगर इस साल का जेई मेंस का पेपर देखेंगे तो सारा एनसीईआरटी से एंड नीट, तो ये तीनों पेपर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। प्लस अब चीज़ें हैं ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के कुछ एनसीईआरटी ने रूल बनाए हैं। तो अब आपको ये रूल अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चंस कर लो, बिकॉज कभी ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, राइट 4 रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ऐसा आपसे कभी नहीं पूछने वाला है। हाँ ये है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है या सिंपल लेवल में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे बोलेंगे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। जैसे अब पहला रूल पढ़ते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती है, मतलब जीरो डिजिट का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन नॉन जीरो डिजिट का पूरा वैल्यू है। ठीक है, अगेन हम एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की ना हो। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जैसे अगर हमने बोला हमारे पास 285 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 285 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यू कैन से इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर आपसे बोला जाए 0.25 ml में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो उन्होंने बोला सिर्फ नॉन जीरो को काउंट करना है। तो 0.25 में कितने नॉन जीरो नंबर हैं? तो ओनली 2, तो इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि 0.0003 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो आप बोलोगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, बिकॉज हम सिर्फ नॉन जीरो नंबर्स काउंट करेंगे। जीरोज प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जो जीरोज पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के पहले होंगी, जीरोज प्रिसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरोज होंगी उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे 0.03 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, एंड 0.0052 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो हमने पहले पढ़ा था एग्जैक्टली वही बात लिखी गई है कि हमें सिर्फ नॉन जीरो, तो जैसे मैंने बोला मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तो अब इसमें 2 रूल बनाए गए। पहला रूल तो बोला गया कि नॉन जीरो नंबर ही सिग्निफिकेंट होंगे, तो 0.25 और 285 में सीधा सीधा बोल दिया गया आपसे, तो वैसे मेरे को फिर एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए। तो लेट से कि हमारे पास अगर है 0.2 तो सिग्निफिकेंट फिगर 1, और अगर उसके बाद लेट से हमारे पास लिखा हुआ है 0.1 तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 1। बट अब वो और क्या बोल रहे हैं कि नॉन जीरो नंबर से पहले वाले जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है। पहले वाले मतलब अगर हमारे पास 0.03 लिखा है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1। और अगर हमारे पास 0.0052 लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। मतलब हमने क्या करा, देखा जीरो इज अ जीरो नंबर, जीरो इज अ जीरो नंबर, ये नॉन जीरो है तो नॉन जीरो एक ही है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1। 0.0052 में नॉन जीरो नंबर कितने हैं? 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो उनका कहना है कि नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होती हैं। और दूसरे केस में बोला कि जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले अगर कोई जीरो लगी है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड रूल में एज सच कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बट अब अगले में क्या बोलेंगे कि 2 नंबर के बीच में अगर जीरो है तो उसका सिग्निफिकेंस है।
तो रूल नंबर 3, zeros between two non-zero digits are significant. मतलब 2.005 has how many significant figures? 4. कितने significant figures हैं? 4 हैं. तो लेट से ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए 101, इसमें कितने significant figures हैं? 3. तो आपको दोबारा से मैं रिवाइज करवाता हूँ. सिग्निफिकेंट नंबर के लिए आपको क्या करना है? जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वही सिग्निफिकेंट है, और नॉन ज़ीरो से पहले कोई नंबर है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. दो नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो है तो उसका सिग्निफिकेंस है. देन ज़ीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, किसी नंबर के लास्ट में अगर ज़ीरो है तो उसकी पूरी वैल्यू है. ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, कि वो डेसिमल के पॉइंट के राइट साइड में. तो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. अगर 0.2 है तो सिग्निफिकेंट फिगर है 1. 0.002 है तो सिग्निफिकेंट फिगर है 1, क्योंकि किसी नंबर से पहले, किसी नॉन जीरो नंबर से पहले जो चीज आती है उसे बोलते हैं प्रीसीडिंग. क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग. तो सिग्निफिकेंट फिगर 1. अब लेकिन अगर 0.2 के बाद 00 है, अगर 0 पॉइंट के बाद हमने लगा दिया 200, तो हम बोल सकते हैं कि इट हैज सिग्निफिकेंट फिगर 3. कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है. तो अगर किसी नंबर के बाद कोई नंबर है तो उसमें 0 है तो उसका सिग्निफिकेंस है, और अगर पहले है तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं है. जैसे 100 में नॉन जीरो के बाद नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3. तो यू कैन से इट हैज़ ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर. अब लेकिन अगर ऐसे लिखा है 100.0 और आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलोगे इट हैज़ 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नॉन जीरो के नंबर के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है और बाद में है. डेसिमल की वजह से बच्चा कंफ्यूज होता है, बट मैं जनरली उसको बोलता हूँ ऐसे याद रखो कि लेट से अगर मैं 05 लिखूँ या 005 लिखूँ या 0005 लिखूँ तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ये 5 ही पढ़ा जाएगा, ये 5 ही है. तो मतलब नॉन जीरो से पहले वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं. लेकिन अगर मैं 50 लिखूँ, 500 लिखूँ या 5000 लिखूँ तो क्या इसकी वैल्यू है? यस, इसकी पूरी वैल्यू है. तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यस, इसमें ये 50 है, ये 500 है, 5000 है. मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है. तो 0 अगर किसी नंबर के बाद में लगा हुआ है तो उसका पूरा सिग्निफिकेंस है. अगला, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 balls और 20 eggs, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. व्हाई इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.0, 2.00, 2.000, 2.000. तो आप कितनी भी जीरो लगा रहे हो उन सब का सिग्निफिकेंस है. तो यू कैन से इट हैज़ इनफाइनाइट. तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि 20 एग्स, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट. तो अगर आप किसी नंबर को काउंट कर रहे हो तो आप इजीली कह सकते हो यस इट हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अब जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होता है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. प्रिसीजन और एक्यूरेसी, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ का मास मेज़र करते हो या कुछ भी लैब में मेज़र करते हो बच्चों, तो आप क्या करते हो? आप हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते हो और उनकी रीडिंग्स को देखते हो. तो जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो या उनकी रीडिंग देखते हो तो आप ये देखते हो रीडिंग जितनी क्लोज आई है, क्लोज मतलब जैसे एक आया 2.01, दूसरा आया 2.02, तीसरा आया 2.008, मतलब जितना आसपास नंबर है तो उसे हम बोलेंगे कि दे आर प्रिसाइज नंबर्स. इनमें क्या है? प्रिसीजन है. एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी है कि जैसे एक नंबर है उसी के नियर बाय सारे नंबर आए. लेट से मैं मेज़र कर रहा हूँ कोई चीज़
जिसका वेट है 2 ग्राम, तो अगर एक बार वैल्यू आ रही है 2.1 और एक बार आ रही है 1.9, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि इट इज़ एक्यूरेट। लेकिन बच्चा फिर भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में बहुत कंफ्यूज रहता है, तो उस बात को इस डायग्राम से समझते हैं। पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ दूं कि प्रिसीजन क्या बोल रहा है। प्रिसीजन रेफर्स टू क्लोजनेस, किसके बारे में बात कर रहा है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, मेजरमेंट कितनी पास पास है वो प्रिसीजन है। जैसे मैं मान लो आपसे बोलता हूँ कि आपसे मैंने बोला कि आप बताइए एग्जाम कब होने वाला है, तो लेट से आपने डेट बोली, किसी ने बोला 1, किसी ने 2, किसी ने 3, तो अब ज़्यादातर बच्चे 1 2 3 बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज द प्रिसीजन। यहाँ पर जो डेटा आया उसमें प्रिसीजन है, दे आर वेरी क्लोज। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से कि जितना पास होगा वो एक्यूरेसी है। लेट से एग्जाम 15 को होने वाला है, तो अगर सारे बच्चे 1 2 3 1 2 3 डेट्स बोल रहे हैं, तो यहाँ से हमें समझ आया उनके अंदर प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। बट अगर सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 14 15 14 15, तो आप बोलोगे एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है, मतलब वैल्यू क्लोज भी है और ट्रू रिजल्ट के पास भी है। लेकिन अब मान लो किसी ने बोला 12, किसी ने बोला 20, तो आप बोलोगे ना तो ये एक्यूरेसी है ना ही इसमें प्रिसीजन है। तो इस एग्जाम्पल को आप डायग्राम से समझिए, ज़्यादा आसान है हमारे लिए समझना। मैंने काफ़ी स्टूडेंट के साथ डिस्कशन किया तो वो बोलते समझ नहीं आ रहा है, तो फिर अगर नहीं समझ आ रहा है तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। ट्रू रिजल्ट है कि एरो यहाँ बीच में हिट हो, तो अगर एरो बिल्कुल बीच में उसके आसपास लग रहा है तो एक्यूरेट है, और आपस में क्लोज रिजल्ट से दूर है लेकिन अगर एरोज पास पास लग रहे हैं तो व्हाट यू कैन से इट हैज़ प्रिसीजन बट नॉट एक्यूरेसी। ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसीलिए उसके साइड वाला डायग्राम देखते हैं। जैसे हमारा ये रेड कलर इज द टारगेट, और इसी टारगेट पे सारे हमने थ्रो किए हैं और ये कनेक्ट हो गया जाके, तो ये एरोज बिल्कुल क्लोज हैं और टारगेट पे हैं, तो आप बोलोगे एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। अगले में देखें तो टारगेट से तो बहुत दूर हैं लेकिन क्लोज हैं ये सारे एरोज, तो यू कैन से प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, तो पुअर एक्यूरेसी गुड प्रिसीजन। देन उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर 3 एरोज हैं बहुत दूर दूर हैं, और जो टारगेट है उससे भी बहुत दूर है और आपस में भी बहुत दूर है, तो आप बोलोगे ना तो एक्यूरेसी है और ना ही प्रिसीजन है। ओके, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वर्ड भी एक्सपेरिमेंट्स में क्लियर हुए। तो आपको लाइफ में क्या रहना है, एक्यूरेट या प्रिसाइज, बताइए। तो लाइफ में आपको एक्यूरेट रहना है, ठीक है, यू शुड बी एक्यूरेट, और अगर आप एक्यूरेट रहोगे तो प्रिसीजन वहाँ पर होगा ही। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है उसने रीडिंग ली है 1.95 और 1.93, तो नंबर क्लोज है, और जो मेजरमेंट हो रही है वो उसकी हो रही है जिसका 2 है मास, तो 1.95 और 1.93, तो आपको क्लियरली दिख रहा है दे हैव एक्यूरेसी, ठीक है, सॉरी दे हैव प्रिसीजन, इनमें प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। अब स्टूडेंट बी देखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ जो स्टूडेंट ए हैं इनमें प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, बिकॉज ये 2 के नियरर नहीं है। और ध्यान से सुनो, स्टूडेंट बी ये 1.94 है और ये 2.05 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोज नहीं है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है लेकिन 2 के नियरर है, तो आप बोलोगे इनके पास प्रिसीजन तो नहीं है, क्योंकि एक 1.94 है तो एक 2.05 है, लेकिन हाँ दे आर क्लोज टू द रिजल्ट्स, मतलब ट्रू रिजल्ट के पास हैं, तो आप बोलोगे दे हैव नो प्रिसीजन बट दे हैव नहीं, दे ऑल्सो डू नॉट हैव एक्यूरेसी ऑल्सो 1.94 2.05, तो इनमें एक्यूरेसी भी नहीं है। अब रिजल्ट स्टूडेंट सी देखते हैं, 2.01 1.9, इसके पास 2.01 और 1.99 देखें तो प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है, मतलब हमें एक बात समझ आई कि पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रिसीजन तो मतलब आपको टारगेट से हमेशा दूर ही लेके जाएंगे, कोई फायदा नहीं। ओके, तो आई गेस आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बीच में फ़र्क समझ आ गया होगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर को मैं समराइज़ करूँ एक शब्द में, तो मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर को अगर समराइज़ करूँ तो ये बोलूँगा
always count non-zero digits, always count non-zero digits, and नॉन जीरो डिजिट्स काउंट करोगे और उसके बाद जीरो डिजिट्स भी काउंट करो, वही ऑलवेज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप ये एक बात याद रख लोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 0.3 में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो नॉन जीरो काउंट करो 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। फिर आपसे पूछा जाए कि आप 0.003 में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप डायरेक्टली काउंट करोगे नॉन जीरो नंबर 1। देन आपसे बोला जाए 3004, तो 0.03004 नॉन जीरो से काउंट करो, तो ये पहला नंबर है 1, लेकिन नॉन जीरो के अंदर जीरो सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 4। फिर आपसे बोला जाए यू हैव 20 बुक्स, तो 20 बुक्स को आप कैसे भी लिख सकते हो, 20.0, 20.00 या 20.20, तो यू कैन से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इनफाइनाइट, इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आपसे बोला जाए 300, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 300 सेंटीमीटर में, तो नॉन जीरो अगर आ गया तो उसके बाद वाली तो जीरो भी सिग्निफिकेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, आपको नॉन जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। तो 300 सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 3। तो आई गेस एनसीईआरटी में हमें 5 रूल्स गिवन है सिग्निफिकेंट फिगर का, लेकिन 5 प्रॉब्लम का एक समरी आपको बस याद रखना है, हमेशा मुझे नॉन जीरो नंबर काउंट करना है, और नॉन जीरो जब मैंने एक बार पकड़ लिया तो उसके बाद चाहे जीरो हो या नॉन जीरो हो सब सिग्निफिकेंट है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर रहे हैं तो क्वांटिटी के लिए जो नंबर होता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम बहुत सारे जब मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं। एरर्स आने के दो ही कारण हैं, या तो मेज़र करने वाले की स्किल में प्रॉब्लम है, या मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट की स्किल में, उसकी तो स्किल नहीं होगी, उसके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें आती। सो स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं, इसमें आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है बस। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ आए तो आपको लर्न रखना एक पॉइंट, क्या हम डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसिडर करेंगे। अब मैंने ये बात बोली तो इसको थोड़ा सा समझ में आने में मुश्किल हुई हमें, तो हम ऐसा करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने एक नंबर लिया है 12.11, अब आप बताइए इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं या कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो योर आंसर इज 2। फिर हमने लिखा 18.0, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, या यू कैन से 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये याद रखेंगे कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद। सेम वे अगर हम लिखते हैं 1.012, इसको पूरा ऐड कर देते हैं, लेट से एडिशन के बाद हमारा आंसर आता है 31.122। अब यहाँ पर आप बताइए आपको आंसर क्या लिखना है, तो हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर किस में है, यानी लीस्ट प्लेस, तो देखा जाए इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 18.0 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और 1.012 में डेसिमल के बाद 3 है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आपको बस ये याद रखना है कि लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, जो आंसर है वो कैसे रिपोर्ट होगा कि जिस डेसिमल के बाद जिसमें लीस्ट डिजिट है उसी में ही रिपोर्ट होगा, आफ्टर डेसिमल। एनसीईआरटी में थोड़ा मुश्किल भाषा के प्रयोग से लिखा गया है तो इसलिए हम इसे यहाँ समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीनों नंबर को हम जब ऐड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है 18.0, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसे भी हम रिपोर्ट करेंगे कैसे, 31.1 इज आवर फाइनल आंसर। राउंड ऑफ करने हमें पता ही है, अगर 5 से ग्रेटर होगा तो हम राउंड ऑफ करते वक्त उसे क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, और अगर 5 से कम नंबर होगा तो उसे सेम लिखेंगे। जैसे 31.1 के बाद क्या है 2 विच इज़ लेस देन 5, तो इसका आंसर फाइनल होगा 31.1। तो आई होप आपको समझ आया, हमें डेसिमल के बाद एक नंबर देखना है बस। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने लिखा 4.5, फिर हमने लिखा लेट्स से 6.21, फिर हमने एक और लिख दिया लेट्स से 1.002। अब आप इसे ऐड करिए, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट
11.712। अब आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट कहाँ है, 4.5। तो आपका जो फाइनल आंसर आप रिपोर्ट करेंगे वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए। तो 11.712 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो योर फाइनल आंसर इज 11.7। तो मुझे लगता है आपको समझ आया एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करना है। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में तो बस आपको याद रखना है कि आंसर इज रिपोर्टेड इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बस जो आंसर होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। अभी भी आपको डाउट आ रहा होगा सर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से मेरे को 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.25 से। तो 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यू कैन से 2 सिग्निफिकेंट फिगर सब पहचानने आ गए हमें, नॉन जीरो नंबर्स। अगर इसमें बोला जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। अब आई गेस आपको रूल समझ आया। रूल में क्या कहा है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में हमें रिपोर्ट करना है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट किया है, लेट्स सी कि रिकॉर्डिंग चल रही है ना, यस। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में हमने रिपोर्ट किया है, तो हम क्या बोलेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25। लेट्स से इसका आंसर आ रहा है हमारा 3.125। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, योर आंसर इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर होगा। तो योर आंसर इज 3.1। नाउ अब आपको कुछ राउंड ऑफ के रूल्स याद रखने हैं, एनसीईआरटी में ही मेंशन है। तो जब आप रिजल्ट को लिमिट कर रहे होंगे तो यू हैव टू यूज सम रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स, और इनके रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर 5 से ग्रेटर है तो आप एक एक्स्ट्रा लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1.386 है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें 8 के बाद जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे 1.39। लेट्स से इसे और राउंड ऑफ करना है तो 3 के बाद जो नंबर है वो भी क्या है 5 से ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 1.4। तो दिस इज द वे टू राउंड ऑफ। सेम वे रूल नंबर 2, हमें राउंड ऑफ के रूल्स तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें याद ही रहता है। अगर नंबर लेस देन 5 है, जैसे 4.334, यहाँ पे अगर हम देखें ये नंबर 4 5 से कम है, तो अगर आप इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 4.33। क्योंकि ये जो 4 है 5 से कम है तो इसलिए हमने उस नंबर को वही रखा। अब लेट से मैं इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करता हूँ, तो 4.33 को मैं क्या लिखूंगा 4.3। ठीक है, तो देखिए क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, बिकॉज 3 के बाद जो डिजिट है वो भी 5 से कम है, तो राउंड ऑफ में नंबर सेम रहता है। अगर 5 से ज़्यादा होता तो हम उसे एक इंक्रीज कर देते। बट अब एक और डाउट यहाँ आता है हमें, सर अगर ऐसा होता कि नंबर हमारे पास 5 होता तो क्या करते। अगर हमारे पास 5 होता तो मैं आपसे बोलता लेट से राइट एन एग्जाम्पल 6.435। तो रूल्स यहाँ पे याद रखना है। इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि ज़िंदगी में हमेशा ऑड सिचुएशन ही बदली जाती है, इवन तो वैसे की वैसे ही रखते हैं। तो रूल है अगर 5 है, जैसे अभी तक तो 5 से ज़्यादा और 5 से कम की बात हुई, मैच तो टाई तब हो जाता है जब 5 है। अगर 5 है और 5 से पहले वाला नंबर ऑड है, ध्यान से सुनना बात, राउंड ऑफ करते वक्त अगर 5 गिवन है और 5 से पहले वाला नंबर क्या है ऑड है, तो इन दैट केस आप राउंड ऑफ करते हुए उसको क्या लिख देंगे बाय 1 ऐड कर देंगे 6.44। ठीक है, लेट से हमारे पास नंबर है 7.285। अब अगर हमारे पास 5 से पहले वाला नंबर क्या है इवन, तो इन दैट केस हम नंबर वैसे का वैसा ही रख देंगे 7.28। ओके, समझ आया कैसे राउंड ऑफ कर रहे हैं हम। 5 से ग्रेटर है तो राउंड ऑफ करते हुए तो इंक्रीज कर दो 1, 5 से लेस है तो राउंड ऑफ करते हुए पहली वाली डिजिट सेम रखनी है। बट अगर 5 है तो यू हैव टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। अगर हम क्या कर रहे हैं, इफ प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन, अगर इवन नंबर है तो जो नंबर उससे पहले आएगा, प्रीसीडिंग मतलब पहले, प्री मतलब पहले, तो पहले वाला जो नंबर है उसे चेंज नहीं करेंगे। एंड अगर वो नंबर ऑड है
तो हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर को इंक्रीज बाय 1। नाउ व्हाट इज प्रीसीडिंग नंबर, तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्रीसीडिंग नंबर क्या होता है। जैसे 5 से पहले वाला जो नंबर है वी कॉल इट एज प्रीसीडिंग नंबर। ओके, जैसे 7.285, तो 5 से पहले वाला जो नंबर है दिस इज प्रीसीडिंग नंबर। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, राउंड ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स फिनिश किया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। देखिए कई बार क्या होता है, बेसिक्स आ जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो अभी राइट नाउ मैं बिल्कुल एक एक चीज़ बेसिक्स से पढ़ाऊंगा, और आपको जो चीज़ वीक लग रही है वो पार्ट आप देखिए कंप्लीट उसमें। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड दैट थिंग्स, जैसे छोटी छोटी चीज़ों की डेफिनेशंस, बिकॉज मुझे लगता है अगर वो चीज़ें क्लियर होती है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ ही जाती है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, मोल कॉन्सेप्ट, ग्राम एटॉमिक मास, AMU, इनमें डिफरेंसेस, और इस पे बेस्ड छोटे छोटे एग्जांपल्स जो हमें NCERT में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। और जैसे मैंने कि बोला केमिस्ट्री आसान है अगर आप डेफिनेशंस याद रखिए। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने डेफिनेशन पढ़ी बट उसे अप्लाई नहीं किया, मतलब इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। जो इन्फॉर्मेशन मिला उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते तो हमारे डाउट्स क्लियर होते। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि how we have to organize that definition. So we end our lecture here. Thank you.